हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th की बुक गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर के एंड ऑफ एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, पर क्वेश्चन नंबर 10 को करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 10 का जो बेस है वो थोड़ा समझ में आ जाएगा। उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है, विदाउट परफॉर्मिंग डिविजन determine whether the decimal expansion of 18 upon 125 is terminating or non-terminating. If it terminates, state the number of decimal places. तो देखिए, सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि जो नंबर आपको दे रखा है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं। हम जो डिनोमिनेटर गिवन है हमें क्वेश्चन में, उस डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स को चेक करते हैं। तो अगर प्राइम फैक्टर हमारे क्या है, या तो हमारे पास में 2 की पावर में प्राइम फैक्टर है, या 5 की पावर में प्राइम फैक्टर है, या फिर क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए। तो देखिए, चेक करते हैं, अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है तब तो हमारा नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। तो चलिए चेक करते हैं। नंबर हमें गिवन है 18 अपॉन 125, एंड कंडीशन हमारे पास में क्या है, कंडीशन हमारे पास में है दैट प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म, या तो क्या होना चाहिए, 2 की पावर में होना चाहिए, या हमारे पास में 5 की पावर में होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, 2 और 5 का प्रोडक्ट होना चाहिए। और यहाँ पे ये जो n और m है, ये हमारे पास में क्या है बेटा, ये है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का क्या मतलब है, मतलब सारे नेगेटिव नंबर को छोड़ के जो भी इंटीजर है वो सब के सब किस में आते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में, लाइक 0 1 एंड टिल इंफिनिटी। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, दैट मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, नंबर टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और नहीं कर रहा है, मतलब 2 और 5 के अलावा भी हमारे पास में कोई और आ रहा है नंबर, तब क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे 125 के। अब 125 के फैक्टर आप निकालोगे तो ये क्या बनेगा बेटा, 5 इंटू 5 इंटू 5 बनेगा। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, प्राइम फैक्टर हमारे पास में क्या बने, 5 का क्यूब। अब ये किस में आ रहा है, ये इस फॉर्म में आ रहा है ना, 5 रेज़ टू पावर n में। ठीक है, तो अब इस फॉर्म में आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर क्या होगा बेटा हमारा, टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए इसका आंसर देखिए, इसको हम 18 अपॉन 5 रेज़ टू पावर 3 में लिखेंगे, और हम क्या बोलेंगे, दैट प्राइम फैक्टर ऑफ 125 is in the form of, so it has terminating decimal expansion. ठीक है, अब ये तो हमने चेक कर लिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो हमें बताना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस पर टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो देखिए, डेसिमल प्लेसेस हमें निकालने के लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारे पास में प्राइम फैक्टर है, हम उसकी पावर को चेक करते हैं बेटा। ठीक है, तो जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी क्या होगी, उतने डेसिमल प्लेसेस तक एक्सपेंड करेगा। तो देखिए, हम देखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, पावर 3 है, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होगा बेटा,
3 होगा। ठीक है, पर एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि अगर हमारे पास में 500 होता, सपोज हमारे पास में नंबर, ठीक है। अब 500 के जब हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो ये हमारे पास में क्या बनेगा बेटा, 5 × 100। और 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब इसके जो हमारे पास में फैक्टर्स बनेंगे वो टोटल क्या बनेंगे, ये बनेगा 5 का क्यूब इंटू 2 की पावर 2, ये हमारे पास में बनेंगे। ठीक है, इस नंबर में आप मुझे ये बताइए कि जब हमें निकालना होगा कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक टर्मिनेट होगा, तो अब हम क्या करेंगे, तो देखिए जो हमारे पास में इस क्वेश्चन के लिए प्राइम फैक्टर्स आए हैं वो 5 और 2 दोनों का क्या आया, हमारे पास में प्रोडक्ट आया। तो इन दोनों में से जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी वो ही हमारा क्या हो जाएगा, उतने डेसिमल प्लेसेस तक एक्सपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसकी है बेटा, 5 की है, कितनी है, 3 है। मतलब कि ये 3 डेसिमल जो प्लेसेस तक क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 12, जो कि है हमारे पास, अ रैशनल नंबर इज इन इट्स lowest form has denominator 2 cube into 5, that how many decimal places will its decimal expansion have, and explain your answer। तो देखिए अभी हमने पढ़ा है कि जब हमारे पास में 2 और 5 का प्रोडक्ट गिवन है तो हम क्या चेक करते हैं बेटा, हाईएस्ट पावर चेक करते हैं। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे किसकी है, 2 की है, और कितनी है, 3 है। मतलब ये कितने डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा बेटा, 3 डेसिमल प्लेसेस तक जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे आंसर में, सिंस the highest power is 3 for this rational number, so this rational number will have 3 decimal place expansion। ठीक है, 3 डेसिमल प्लेस पे हो जाएगा। क्लियर हो गया ना आपको। अब हम चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन 10 क्या है, a rational number has a terminating decimal expansion। क्लियर हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो whose last non-zero digit occurs in the fourth decimal places। अब 4 डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा है, मतलब हाईएस्ट पावर कितनी रही होगी, डिनोमिनेटर में 4 रही होगी। show that a number can be written in the form p upon 10 raised to power 4, where p is an integer not divisible by 10। Is it necessary that the denominator of this rational number when written in the lowest form is divisible by 2 raised to power 4 and 5 raised to power 4? Give the answer। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक नंबर लेते हैं। यहाँ पे सपोज मैंने एक नंबर ले लिया, नंबर मैंने लिया ये मैंने लिया 1.2345, ये मैंने नंबर लिया। अब देखिए 4 डेसिमल प्लेसेस तक एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसको हमें p अपॉन 10 रेज टू पावर 4 की हम इसको फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। चलिए देखिए 1.2345, जब हम एक पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे कितने जीरोस आ जाएंगे बेटा, 4 जीरोस आ जाएंगे। तो इसको क्या p अपॉन 10 रेज टू पावर 4, 4 जीरो है तो 10 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये जो p है ये क्या है, हमारा एनी इंटीजर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा इंटीजर क्या है, 12345। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है दैट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 10। ठीक है, तो अब जब हम इसको 10 से अगर हम कैंसिल करते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा लास्ट नॉन जीरो डिजिट होगा ये फोर्थ डेसिमल प्लेसेस पे हमें पता है कि ये टर्मिनेट होगा।
ठीक है, दैट मीन्स p जो है क्या होगा हमारा, वो नॉट डिविजिबल होगा 10 से। सेकंड हमसे पूछ रहा है कि ये जो नेसेसरी है क्या कि इसकी लोएस्ट फॉर्म 2 रेज़ टू पावर 4 और 5 रेज़ टू पावर 4 से क्या है, डिविजिबल होनी चाहिए। तो कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि देखिए p अपॉन हमारे पास में आया था 10 रेज़ टू पावर 4। 10 रेज़ टू पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 रेज़ टू पावर 4, या फर्दर हम इसको लिख सकते हैं p अपॉन 2 रेज़ टू पावर 4 × 5 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स है वो 2 और 5 दोनों के प्रोडक्ट में आ रहे हैं बेटा हमारे पास में। ठीक है, अब दोनों के प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो या तो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4 से डिविजिबल होना चाहिए, या हमारे पास में क्या होना चाहिए, 5 रेज़ टू पावर से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, बट ये नेसेसरी तो नहीं है ना। चलिए एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल जैसे हमने लिया, ये हमने लिया 0.1250। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेसेस तक एक्सपेंड हो रहा है, तो चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, नीचे पॉइंट जैसे हटेगा 4 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, 4 जीरो आ गए। अब देखिए इसको हम फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसको जब हम कैंसिल करते हैं 25 से करते हैं, 25 से नहीं करेंगे इसको, 125 से ही हम करते हैं। तो 125 से जब हमने कैंसिल किया तो ये 1 टाइम, और ये कितने टाइम कैंसिल होगा, 8 टाइम। तो हमारे पास में क्या बचा, 1/10, 1/8। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 3। अब देखिए, अब जो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आई है, क्या इसके डिनोमिनेटर में ये 2 रेज़ टू पावर 4 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं डिविजिबल हो रहा है ना, क्योंकि ये तो 2 रेज़ टू पावर 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हमारे पास में हमेशा क्या हो, वो 2 रेज़ टू पावर 4 से डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल जैसे हम लेते हैं, तो हमने लिया 0.0625, ये हमने लिया। तो जब हम इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, अपॉन 0 0 0, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 625 अपॉन। अब फर्दर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए 5 से ही कटेगा हमारे पास में, और लास्ट में क्या बचेगा, पूरा कट के ये हमारे पास में बचेगा 1/16। अब 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रेज़ टू पावर 4। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए देखिए 2 रेज़ टू पावर 4 से क्या हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है। और इस वाले केस के लिए ये 2 रेज़ टू पावर 3 से डिविजिबल हो रहा था। तो ये नेसेसरी नहीं है कि हमेशा क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन 13, जो कि है लेट a इक्वल्स टू 7/12 and b इक्वल्स टू 5/6, express both a and b in the form of k1/m and k2/m, where k1, k2 and m are integers and k2 minus k1 greater than 6. Using the same denominator m, write exactly 5 distinct rational number lying between a and b, keeping an integer numerator. Explain why the condition k2 minus k1 greater than k plus 1 is necessary to find n such rational number between the two rational number a and b using this method. तो देखिए सबसे पहले तो आपको दो नंबर दे रखे हैं और नंबर को के और एम की फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर है हमारे पास में a इक्वल्स टू 7/12, और इसको बेटा लिखा गया है k1/m के फॉर्म में। सेकेंड नंबर है हमारे पास में b, जो कि है 5/6, और इसको लिखा गया है k2/m के फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो क्या है, m है। तो अब दोनों का डिनोमिनेटर m है, सेम है, मतलब यहाँ पे भी वैल्यूज क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए 12 तो 6 का मल्टीपल है हमारे पास में, यहाँ पे 6 है, तो 6 को हमें क्या बनाना पड़ेगा बेटा, 12 बनाना पड़ेगा। 6 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, 10/12। ठीक है, और जो जिसको लिखा गया है k2/m।
m। यहाँ से देखिए k1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है 7, m की वैल्यू कितनी है 12 और यहाँ पे भी m की वैल्यू है 12, सेम हो गया। और k2 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 10 आई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दे रखी है दैट k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। k1 है हमारे पास में 7, k2 है 10 और m है हमारे पास में 12। वैल्यू पुट करिए बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कि हमें दे रखा है k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो 10 माइनस 7 ग्रेटर देन 6, 10 में से 7 लेस किया तो क्या है हमारे पास में 3 ग्रेटर देन 6। ठीक है, पर क्या बेटा 3 ग्रेटर होता है 6 से? होता है? नहीं होता है। नहीं होता है मतलब ये हमारी इस कंडीशन को क्या नहीं कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 5 रैशनल नंबर चाहिए सबसे पहले तो हम 5 रैशनल नंबर्स निकालेंगे। तो 5 रैशनल नंबर्स। इससे पहले चलो देखिए मैं आपको ये चीज बता देती हूँ कि यहाँ पे ये जो कंडीशन हमें दे रखी है दैट k2 माइनस k1 ग्रेटर देन n प्लस 1 होनी चाहिए और n रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए। तो देखिए हमें जो नंबर दे रखे हैं वो 7/12 और 10/12 दे रखे हैं। अब 7/12 और 10/12 के लिए भी नो हमारे पास में कितने रैशनल नंबर आएंगे, दो रैशनल नंबर आएंगे बेटा। एक आया 8/12, दूसरा आएगा 9/12, दो ही रैशनल नंबर हमारे पास में आए। जबकि अगर ये 6 से बड़ा ये नंबर होता है यहाँ हमारा, तब हमारे कितने रैशनल नंबर आ जाते, जितने हमें फाइंड करने थे क्वेश्चन में कितने हमें 5 रैशनल नंबर चाहिए। तो अगर 6 से बड़ा होता तो हम क्या 5 रैशनल नंबर को फाइंड कर सकते थे। यही कंडीशन हमें दे रखी है और इसी को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए अब हमें इन दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर बनाना है। ठीक है, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए। अब 5 रैशनल नंबर तभी हम फाइंड कर पाएंगे जब, मैंने आपको एक पीछे क्वेश्चन में भी बताया था कि हमें एक एक्स्ट्रा नंबर से क्या करना पड़ता है बेटा, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो देखिए 7/12 और 10/12 कितने चाहिए बेटा, 5 रैशनल नंबर चाहिए, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। सेम इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 42/72। और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 60/72। अब आप इसके बीच के रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा 43/72, 44/72, 45/72, 46/72 एंड 47/72। ये 5 रैशनल नंबर आपके पास में आ गए। ठीक है, अब देखिए हमें कंडीशन को, ये तो आगे हमारा आंसर है, देखिए हमें कंडीशन को वो करना है एक्सप्लेन, ये कंडीशन कैसे एक्सप्लेन होगी। तो देखिए ये देखिए हमें k2 माइनस k1 ग्रेटर देन होना चाहिए n प्लस 1 के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जितना भी हमें बीच की जो डिस्टेंस दे रखी है कोई भी दो नंबर के बीच में, वो एटलीस्ट n+1 नंबर्स हमें चाहिए फॉर n डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर। ठीक है, एक एक्स्ट्रा नंबर हमें चाहिए होगा तब हम एग्जैक्ट उतने नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास में दो नंबर्स हैं 10 to 16। अब देखिए इन दोनों के बीच के जो हम रैशनल नंबर है, ठीक है, वो फाइंड करेंगे। तो देखिए कितने होने चाहिए हमारे पास में 11, 12, 13, 14, 15। बट नंबर्स कितने हैं बेटा, एटलीस्ट 6 चाहिए ना हमें। अगर इनका डिफरेंस 6 होगा तभी इसके बीच के जो रैशनल नंबर्स हैं वो हमें कितने मिलेंगे 5 मिलेंगे। ठीक है, तो अगर डिफरेंस हमारा छोटा होगा तो हम कभी भी उतने एग्जैक्ट जो जितने रैशनल नंबर हमें चाहिए उतने हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो डिफरेंस हमेशा क्या होना चाहिए बेटा, एक एक्स्ट्रा होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप 10 में से 16 में से 10 माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये 6 होना चाहिए ना। अगर ये ज्यादा नहीं हुआ, हमें कितने चाहिए 5 ही चाहिए ना रैशनल नंबर, ये कितना हो रहा है हमारा 6 आ रहा है। अगर इससे कम आता तो क्या बीच में 5 रैशनल नंबर आते हैं हमारे, नहीं एग्जिस्ट करता ना। तो बस यही है, तो हमें जितने रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं उससे ज्यादा हमारा डिफरेंस होना चाहिए एक नंबर।
ठीक है, अगर उससे ज़्यादा डिफरेंस है तब तो एग्जैक्ट इतने नंबर हमें मिल जाएंगे, और उससे अगर कम हमारे पास में है डिफरेंस तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ जितने हमें चाहिए उतने रैशनल नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो कि है three rational numbers x, y, z satisfy x plus y plus z equal to 0 and xy plus yz plus zx equals to 0. Show that the rational number x plus y plus z must be simultaneously 0. तो देखिए आपको क्वेश्चन में दो कंडीशन गिवन है, एक दे रखा है x plus y plus z equal to 0 एंड दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 0, और आपको बोल रहा है कि आपको शो करना है कि एक्स वाई और जेड तीनों ही क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट को लेके चलते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में दोनों साइड क्या किया, स्क्वायर किया। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, अब स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और इस साइड क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम ओपन करेंगे तो उसको कैसा लिखते हैं बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर एंड जो होता है 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल्स टू 0, और यहाँ इन तीनों टर्म्स में हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, 0, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में, ये देखिए यहाँ पे दे रखी है ना, कितनी दे रखी है, 0 के बराबर दे रखी है, तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया हमारा 0 इक्वल्स टू 0, या फिर हम क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए नंबर्स के स्क्वायर का सम है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, तो एक ही कंडीशन होगी बेटा, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि जब ये स्क्वायर्स की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 0 आए, और स्क्वायर्स की वैल्यू 0 आने का मतलब है नंबर हमारे पास में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी स्क्वायर 0 आएगा। और और अगर इसके अलावा आप पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर कोई भी लेते हो तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव का स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, और आपको नंबर्स को ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो वो हमेशा 0 से तो बड़ा आएगा ना बेटा, है ना, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए एक ही कंडीशन है कि स्क्वायर्स की वैल्यू हमारे पास में क्या है, 0 है, तो एक्स स्क्वायर भी आना चाहिए 0, वाई स्क्वायर भी 0 आना चाहिए, और जेड स्क्वायर भी क्या आना चाहिए, 0 आएगा। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू भी 0 आएगी, वाई की वैल्यू भी 0, और जेड की जीरो की क्या वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15 है, शो दैट the rational number a plus b by 2 lies between rational number a and b। तो हमें पता है कि कोई भी नंबर हमें दे रखे हैं a और b, और इन दोनों के बीच का जब हमें नंबर निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हमने पढ़ा है एवरेज मेथड, उसमें दोनों नंबर का सम करके हम क्या करते हैं बेटा, 2 से डिवाइड करते हैं। ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी चीज क्या होती है कि ये जो बीच वाला नंबर है ये पहले वाले नंबर से क्या होता है बेटा, ये पहले वाले नंबर से बड़ा होगा, और दूसरे वाले नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। ये कंडीशन है हमारे पास में। ठीक है, तो हमें इसी कंडीशन को क्या करना है, प्रूव करना है। तो चलिए हम मैंने मान लिया दैट ए क्या है बेटा, बी से छोटा है, और जबकि ओरिजिनल में भी ए बी से छोटा है, तो इसी कंडीशन को लेके हम इसको शो करेंगे। तो देखिए ए बी से छोटा है, मैंने क्या किया, दोनों ही साइड में ए को ऐड किया। अब दोनों साइड में मैंने ए को ऐड किया तो ये यहाँ पे क्या बना, ए प्लस ए, और यहाँ पे बना बी प्लस ए, ये हो गया 2a और b प्लस ए। और अब मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है दोनों साइड को 2 से, 2 से डिवाइड करने पे ये क्या हो जाएगा, बाई 2
बी प्लस ए बाई टू, टू से टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, ए प्लस बी बाई टू। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी क्या वो फुलफिल हो गई? ये क्या था हमारे पास में, ए लेस देन था ए प्लस बी बाई टू से, और यहाँ पे क्या है हमारा, ए इज लेस देन बी प्लस ए प्लस बी बाई टू। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हमें सेकंड को प्रूव करना है। सेकंड के लिए भी हम सेम कंडीशन लेंगे, दैट ए इज लेस देन बी। इस बार हमें क्या करना है, हम दोनों साइड में बी को ऐड करेंगे। तो ऐड बी बोथ द साइड्स। दोनों साइड को बी ऐड किया तो ये क्या बना मेरे पास में, ए प्लस बी, और यहाँ पे है बी प्लस बी। तो ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया टू बी। अब दोनों साइड क्या करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड बोथ द साइड्स बाय टू। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी बाई टू, और यहाँ हो गया टू बी बाई टू। टू से टू कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन बी। और सेकेंड कंडीशन हमारे पास में क्या थी, यही थी कि ये जो ए प्लस बी बाई टू है ये क्या होना चाहिए बेटा, बी से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने इस कंडीशन को प्रूव कर दिया है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Find the length of hypotenuse of all the right angle triangle in figure 3.14 which is referred to as a square root spiral। तो ये आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल दे रखा है। आई होप आपने चैप्टर में भी पढ़ा होगा स्क्वायर रूट स्पाइरल के बारे में। ठीक है, तो आपको एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल इस तरीके से बनाते हुए हमें जो लास्ट वाला ट्रायंगल है हम उसके हाइपोटेनस की लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या इससे हम डिफरेंट तरीके के जो फिगर्स किस तरीके से बनते हैं हम उनको भी फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में हमें हाइपोटेनस की लेंथ को फाइंड करना है बेटा। ठीक है, तो अब हाइपोटेनस की लेंथ को फाइंड करने के लिए आप सबने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी। ठीक है, एंड जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास में। क्या है, that hypotenuse square is equal to perpendicular का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये है हमारे पास में। और ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होती है। और इसको क्यों यूज करते हैं, हाइपोटेनस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें हाइपोटेनस की लेंथ ही चाहिए, तो क्वेश्चन में हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे। तो हम लगाइए। तो देखिए हमारे पास में जो फर्स्ट वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है और हमें पता है राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है बेटा, ये हाइपोटेनस होती है। मतलब हमें इस वाले साइड के लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर की लेंथ हमें दे रखी है कितनी, 1। बेस की लेंथ में हमें कितनी दे रखी है, 1। तो यहाँ फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, बेस की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो 1 प्लस 1 कितना बना 2। तो हाइपोटेनस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में 2 है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, रूट। ठीक है, तो यहाँ से ये जो लाइन की लेंथ हमारे पास में है हाइपोटेनस, ये हमारे पास में कितना हो जाएगा बेटा, रूट 2। अब देखिए इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जो फर्स्ट वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनस है वो सेकंड वाले ट्रायंगल के लिए उसके परपेंडिकुलर का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर की लेंथ हमारे पास कितनी आ गई है, 2। सेकंड वाले का हाइपोटेनस होगा ना, और इसका बेस हमें दे रखा है कितना बेटा, 1। तो हम सेकंड वाले ट्रायंगल के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो सेकंड ट्रायंगल के लिए जब हम फाइंड करेंगे हाइपोटेनस, तो कितना हो जाएगा, अगेन सेम फॉर्मूला, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। और उसका परपेंडिकुलर कितना आएगा हमारे पास में, फर्स्ट वाले का हाइपोटेनस जो कि हमने फाइंड किया है, रूट 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 3। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में 3 है, तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा बेटा, रूट 3। तो सेकंड वाले ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास में कितनी है बेटा, रूट 3। ठीक है, अब ये थर्ड वाले ट्रायंगल के लिए किसका काम करेगा बेटा, परपेंडिकुलर का काम करेगा, रूट 3। तो इस बार परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई रूट 3, बेस कितना, 1। तो हाइपोटेनस हम निकाल लेंगे, तो सेम फॉर्मूला की हेल्प से हम निकालेंगे। तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा रूट 4। फिर नेक्स्ट वाले ट्राइंगल के लिए आएगा रूट 5, फिर आएगा रूट 6,
√7, ये आएगी √8, √9, √10 और लास्ट वाले ट्रायंगल के लिए कितना आएगा हाइपोटेनस की लेंथ, ये आएगी √11। ठीक है, बहुत इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है एंड चैप्टर नंबर 2 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स भी हमारे पास में कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू सो मच।